ब्रिटेन के संविधान में जो परंपराएं हैं जिन्हें अभिसमय कहते हैं, उनका क्या महत्व है, वो कौन कौन सी हैं, उनका अध्ययन करेंगे। परंपराएं क्या होती हैं? परंपराएं के बारे में जैसे ओग और जिंक ने कहा कि परंपराएं कानून के सूखे ढांचे पर मांस बढ़ाने का कार्य करती है। कानूनी संविधान को कार्य रूप देती है तथा उसे प्रगतिशील समाज व राजनीतिक विचारों के अनुकूल बनाए रखती है। यानी कानून को समाज पर लागू होने के लिए या उसे कार्य रूप प्रदान करने के लिए जो उसमें एडोन्स टाइप की जो चीज़ें चाहिए वो परंपराएं प्रदान करती है। जेनिंग्स ने कहा, विधि के बाहर कुछ नियमों का ताना बाना होता है जो विधि से असंगत नहीं होता पर जिसे कानून मान्यता प्रदान नहीं करता और जो विधि के नियमों के समान ही निश्चितता के साथ वर्णित किया जाता है। इन नियमों को आजकल सामान्य संवैधानिक परंपराएं कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो परंपराएं हैं ये कानून की तरह असरकारी होती हैं। जैसे कानून इंसानों के लिए, नागरिकों के लिए बाध्यकारी होता है या नैतिक दबाव होता है उसे मानने का, वैसे ये परंपराएं लोग इन्हें मानते हैं, इन्हें रिस्पेक्ट प्राप्त है, महत्व प्राप्त है, लेकिन न्यायालय में इन्हें लागू नहीं किया जा सकता। यानी एक तरीके से विधि के बाहर नियमों का ताना बाना है। जो न्यायालय होते हैं वो तो एक तरीके से लॉ ऑफ द लैंड को ही एनफोर्स करने के लिए बने होते हैं, लेकिन ये परंपराएं होती हैं, ये महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी न्यायालय इन्हें एनफोर्स नहीं कर सकते और ये अलिखित होती हैं। कहीं ऐसा नहीं होता कि परंपराओं का कहीं कोई लेखा जोखा होता है। अधिकांश परंपराएं संयोगवश विकसित होती हैं। जैसे हमने देखा था कि कैसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद या मंत्रिमंडलीय परंपराओं का विकास, यह सब संयोगवश विकसित हुआ। न्यायालय द्वारा इन्हें लागू नहीं किया जाता। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि इन्हें जनमत का समर्थन हासिल होता है। हम आगे देखेंगे कि भी क्यों परंपराओं का पालन किया जाता है। परंपराएं और अभिसमय ब्रिटिश संविधान का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तभी से इनके बिना ब्रिटिश संविधान को समझा ही नहीं जा सकता, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। अलिखित से तात्पर्य है कि सर्टेन पार्ट, कुछ एक पार्ट ही लिखा हुआ है, बाकी सारा अलिखित है और ये परंपराएं उसका महत्वपूर्ण भाग है। ब्रिटेन की परंपराएं बहुत ज़्यादा हैं, इनका एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं बनाई जा सकती, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण परंपराएं हैं। जैसे सम्राट से संबंधित ब्रिटेन में ये परंपरा है कि सामान्य चुनाव के बाद में लोक सदन के बहुमत के नेता को सम्राट आमंत्रित करते हैं सरकार बनाने के लिए, और जो बहुमत का नेता होता है वह पीएम बनता है और फिर पीएम अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। इससे संसदीय व्यवस्था में सरकार का गठन होता है। सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करते। ये हमने देखा था कि कैसे हैनोवर वंश के समय से रॉबर्ट वॉलपोल को इस वजह से मंत्रिमंडल की अध्यक्षता के लिए बुलाया गया क्योंकि जॉर्ज फर्स्ट और जॉर्ज सेकंड को अंग्रेज़ी नहीं आती थी, और तभी से ये परंपरा हो गई कि सम्राट है वो खुद मंत्रिमंडल की अध्यक्षता नहीं करेंगे। वीटो, ब्रिटेन के सम्राट के पास सैद्धांतिक रूप से यह शक्ति है, यानी वह कोई भी कानून को, यानी कोई भी बिल को कानून निर्माण की प्रक्रिया में वीटो कर सकता है। लेकिन पिछले 310-20 सालों में इसका आज तक पिछले 310-20 सालों में इसका उपयोग नहीं हुआ। इसलिए यह परंपरा बन गई कि राजा किसी विधेयक को नहीं रोकेंगे, कानून निर्माण में कोई वीटो की शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे। सम्राट सारा प्रशासन कार्य मंत्रियों के परामर्श से करेगा, यानी सम्राट है भले ही सैद्धांतिक रूप से सारा प्रशासनिक कार्य उनके नाम से होता है, लेकिन वह यह कार्य मंत्रियों के परामर्श से करते हैं। यह परंपरा है। लोक सदन को भंग करने का सैद्धांतिक अधिकार है, लेकिन परंपरा है कि बिना पीएम की सलाह के नहीं करेंगे। यह भी एक परंपरा है कि भले ही उनके पास सैद्धांतिक रूप से अधिकार हो कि वो हाउस ऑफ कॉमन को भंग कर सकते हैं, लेकिन जब तक
प्रधानमंत्री ऐसी सलाह नहीं देते, वो ऐसा नहीं करते। पीएम के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर विपक्ष के नेता को आमंत्रित करते हैं। अगर तत्कालीन सरकार, जो भी सरकार है, उसके प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तब वो प्रधानमंत्री के किसी परामर्श की आशा नहीं रखते, बल्कि विपक्ष के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। आपने देखा कि ये जो प्रावधान हैं, ये जो परंपराएं हैं, चूँकि हमने संसदीय व्यवस्था अपनाई भारत में, तो हमने इन अधिकांश इन प्रावधानों को हमारे संविधान में उल्लेख कर दिया। अगली है संसद से संबंधित परंपराएं। जैसे भारत में ये प्रावधान है कि 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक समय, ज़्यादा का समय नहीं होगा। तो डेफिनेटली अपने यहाँ 2 सत्र मिनिमम होते हैं, यद्यपि होते ज़्यादा हैं, लेकिन 2 का होना जरूरी है संविधान के अनुरूप। वहाँ ये परंपरा है कि अधिवेशन वर्ष में 1 बार होगा। लॉर्ड सभा का अधिवेशन जब अपील के न्यायालय के रूप में काम करे तो कानूनी लॉर्ड्स का शामिल होना जरूरी है। ये वहाँ की परंपरा है कि जब लॉर्ड सभा अपील के न्यायालय के रूप में काम करता है तो कानूनी लॉर्ड्स अनिवार्य रूप से उसमें शामिल होंगे। लोक सदन स्पीकर का राजनीति से अवकाश, ये इसका अर्थ ये है कि जो स्पीकर होते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के, जब स्पीकर के रूप में उनका चुनाव हो जाता है तब वह एक्टिव राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और जो सक्रिय राजनीति है उनमें पार्टिसिपेट नहीं करते। जिस दल का वो इतने दिनों तक प्रतिनिधित्व करते आए हैं, अब वो उस दल के साथ या कोई पार्टीशन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करते। सामान्यतः किसी भी टाइप की वोटिंग हो सदन में तो वो वोट नहीं डालते, केवल निर्णायक मत डालते हैं, यानी मत जब बराबर हो जाएं उस स्थिति में अपना मत डालने की शक्ति स्पीकर रखते हैं। भारत में यही प्रावधान है निर्णायक मत का, लेकिन इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। यद्यपि हमारे यहाँ जो स्पीकर्स हैं वो राजनीति से संन्यास नहीं लेते। हम अक्सर देखते हैं कि सदन के जो चीफ हैं, स्पीकर हैं लोकसभा के या विधानसभाओं के, उनका राजनीति में काफ़ी हद तक सक्रिय योगदान रहता है। ब्रिटेन में यह परंपरा है कि कानून बनने से पहले 3 वाचन होंगी। धन विधेयक लोक सदन से ही आरंभ होगा। ये संसद से संबंधित परंपराएं हैं। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं। मंत्रिमंडल से संबंधित परंपरा है कि बहुमत का नेता प्रधानमंत्री होगा और वह अपने दल के नेताओं से मंत्रिमंडल बनाएगा। यानी यह परंपरा हो गई कि मंत्रिमंडल है वह सजातीय होगा, एक ही दल के नेता उसमें होंगे। प्रधानमंत्री लोक सदन का सदस्य होना चाहिए, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर होना जरूरी है। लॉर्ड सभा का सदस्य प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हमारे यहाँ थोड़ा अंतर है, हमारे यहाँ अपर हाउस राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। मंत्रिमंडल की कार्यवाही गुप्त होती है, यानी सीक्रेट होती है। मंत्रिमंडल की कार्रवाई के दौरान कोई भी किस विषय पर क्या चर्चा हुई, किसका क्या मत था, यह डिस्क्लोज नहीं किया जाता। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत से काम करती है मंत्रिमंडल, यानी यह एक टीम भावना के रूप में काम करती है कि एक बार निर्णय ले लिया गया तो उस निर्णय को सही ठहराना, उस निर्णय का बचाव करना, उस निर्णय को लागू करना सभी मंत्रियों का दायित्व है। और इस टीम भावना या सामूहिक उत्तरदायित्व का दूसरा सिद्धांत ये होता है कि अगर किसी एक सदस्य के विरुद्ध भी अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरी मंत्रिमंडल को रिजाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं, यानी कॉमनवेल्थ से संबंधित परंपराएं। राष्ट्रमंडल के सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन क्राउन द्वारा किया जाता है। उपनिवेशों से संबंधित कानून केवल उनकी लिखित प्रार्थना पर ही बनाए जाते हैं। राष्ट्रमंडल विषयों पर राजा राष्ट्रमंडल संबंधी जो मिनिस्टर हैं उनके परामर्श से कार्य करते हैं। ये राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं हैं। अब प्रश्न ये है कि इन परंपराओं का पालन क्यों होता है। डाइसी का मानना है कि परंपराएं और कानून एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर एक का पालन नहीं किया तो दूसरा स्वयंमेव टूट जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे संसद का एक सत्र नहीं हुआ तो बजट पारित नहीं होगा तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। यद्यपि जो लोवेल हैं वो इसके खिलाफ हैं। लोवेल डाइसी के मत को खारिज करते हैं
और कहते हैं कि जनमत का समर्थन हासिल है इसलिए करते हैं। लोवेल ये कहते हैं कि डायसी का ये कहना कि अगर एक का पालन नहीं किया तो दूसरा स्वयं में टूट जाएगा, सही नहीं है। कि बजट का जहाँ तक प्रश्न है, संसद संप्रभु है, संसद एक साथ 2 साल का बजट भी पारित कर सकती है। तो वो मानते हैं कि इनकी पालना इसलिए होती है कि जनमत का समर्थन उसे हासिल है। लास्की ने 2 कारण बताए जिस वजह से परंपराओं का पालन किया जाता है। पहला है कि ये सामयिक संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप हैं जो उनको क्रियान्वयन में सहायक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलोसफी है उसके अकॉर्डिंग है ये परंपराएं, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन की क्रियान्वयन रूप में इन सहायक हैं बजाय इसके बाधा डालने के। दूसरा है, चूंकि सब राजनीतिक दल देश के सामाजिक आर्थिक ढांचे की मूलभूत बातों पर सहमत हैं, इसलिए उनसे संबंधित परंपराएं भी एक समान है और इनका पालन किया जाता है। कहने का मतलब कि एक तरीके से राष्ट्रीय सहमति है, इस वजह से इन चीज़ों का पालन किया जाता है। संविधान की कार्यप्रणाली को इन्होंने सुगम बनाया है और ये लोकतंत्रीकरण में सहायक रही है। ब्रिटेन के संविधान का विकास हमने देखा था कि वहाँ राजतंत्र के प्रतीकों का कमज़ोर होना और लोकतंत्र के प्रतीकों का मूल्यों का स्ट्रॉन्ग होना ही उनकी विकास यात्रा है। तो इस विकास यात्रा में इन परंपराओं ने पॉजिटिवली रोल प्ले किया है, इस वजह से भी इनकी स्वीकार्यता है जनता के बीच में। अब प्रश्न यह है कि क्या अभिसमय या परंपराएं सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन में ही पाई जाती हैं, ब्रिटेन के संविधान में ही हैं या अन्य देशों में भी है? इसका उत्तर है नहीं। परंपराएं अधिकांश संविधानों में या अधिकांश देशों में विकसित हो जाती हैं समय के साथ, लेकिन ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए ब्रिटेन के अभिसमयों को हम इतनी ज़्यादा महत्ता देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अमेरिका में भी परंपराएं हैं, वहाँ राजनीतिक दल का विकास संविधान में कहीं उल्लेख नहीं था, लेकिन राजनीतिक दलीय व्यवस्था विकसित हो गई। सीनेट का शिष्टाचार हमने अमेरिका के संविधान के साथ पढ़ा था कि सीनेट का शिष्टाचार क्या है, यानी जब राज्य लेवल की नियुक्तियां करते हैं राष्ट्रपति तो वो संबंधित राज्य के सीनेटर से मदद लेते हैं, और वहीं जब केंद्रीय लेवल की मीटिंग होती है तो सीनेटर्स राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्ति में बाधा नहीं डालती। ये सीनेट का शिष्टाचार है। कैबिनेट प्रणाली का उदय, राष्ट्रपति का चुनाव, तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जहाँ परंपरा के रूप में दरअसल वहाँ चुनाव अप्रत्यक्ष था। संविधान में प्रावधान आज भी अप्रत्यक्ष का है, प्रक्रिया वैसे अप्रत्यक्ष जैसी है, लेकिन वह व्यवहार में प्रत्यक्ष में बदल गया है। आज भी बहुत सारे लोग मानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष है, लेकिन वह प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन व्यवहारिक रूप में देखने में वह प्रत्यक्ष जैसा ही बदल गया है, क्योंकि उसमें कुछ परंपराओं का महत्वपूर्ण योगदान है। कार्यपालिकाओं के द्वारा समझौते करने की भी व्यवस्था यूएसए में परंपराओं के साथ विकसित है। थैंक यू सो मच।